कोशिका के प्रमुख भागों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल हमने कोशिकाओं की परिभाषाओं के बारे में डिस्कस कर दिया था, कोशिकाओं के मेन पार्टों के बारे में डिस्कस कर दिया था, जिसकी हम जंतु संख्याओं के आधार पर कर दिया, रचनाओं के आधार पर कर दिया था। अब हम करेंगे मेन पार्ट, जिसके अंतर्गत कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सेल वॉल, जिस प्रकार हमारे मकान में दीवार की आवश्यकता होती है जिससे मकान को निश्चित आकार प्रदान होता है, उसी प्रकार सेल वॉल कोशिकाओं में भी हमारी यह एक पादप कोशिका में होता है, जिससे सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में जिस प्रकार हमारे सेल वॉल का निश्चित आकार प्रदान करती है, कोशिकाओं को निश्चित आकार प्रदान करती है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है हमारी, यह कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जिसको पादप प्रकार के जंतु प्रकार की अर्ध प्रकार झिल्ली होती है। नंबर 3 पे आते हैं सेंट्रोसोम, जिसको हम तारकाय कहते हैं। इसकी खोज हमारे बॉर्बिक ने की थी। बॉर्बिक ने की, यह एक जंतु कोशिका है, इसमें पादप कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। इसमें प्रत्येक सेंट्रोसोम की हमारे 2 सेंट्रियोल्स उत्पन्न होते हैं। एक पेरेंटल सेल से 2 पेरेंटोटर सेलों की उत्पत्ति होती है, जिसको हम सेंट्रियोल या सेंट्रोफोर कहते हैं, जिसे डिप्लोजम कहते हैं। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 4th भाग, जिसको अंतःप्रद्योजालिका कहते हैं। इसकी खोज पोर्टर ने की थी। कोशिकाओं एक ओर तो यह कोशिका भित्ति की ओर जुड़ा होता है, दूसरी ओर कोशिका के केंद्र की ओर जुड़ा होता है, जिसमें एक द्रव जालनुमा ढंग से फैला होता है, जिसके कोशिका इससे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को ही कोशिका का कंकाल कहते हैं। यह हमारे कोशिका एंडोप्लाज्म का मुख्य कार्य वसा और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जिस प्रकार हमारे यातायात का साधनों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यहाँ से वहाँ पर दूसरी जगह पर जाने के लिए साधनों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमारे जो प्रोटीन को या खनिज लवणों को हमें एक स्थान से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुँचाना होता है, तो उसका कार्य एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का कार्य होता है। नंबर 5 पे आता है राइबोसोम। राइबोसोम हमारा क्या होता है, पादप कोशिकाओं पर जंतु कोशिकाओं का होता है। पादप कोशिकाओं का ब्राउन ने 1953 में किया था, और जंतु कोशिकाओं का पोलार्ड ने 1955 में किया था। यह आरएनए नामक प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम में आरएनए नामक प्रोटीन होता है, जिसके आरएनए के फुल में राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यह स्तनधारियों में राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक नहीं होता। लाल कणिकाएं प्रोटीन नहीं बना पाती, जिसे एंडोप्लाज्मिक नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ये तो सिंपल बात है, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता। इसकी राइबोसोम को ही हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री कहने का कारण यह है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है मेन। इसको लाइसोसोम की डी डेविस ने एक थैलीनुमा रचना होती है। ये इसके कारण भक्षण व पाचन का कार्य होता है। यह 24 प्रकार के एंजाइम की उत्पत्ति होती है। इसे आत्मघाती शैली भी कहते हैं। स्तनधारियों को लाल रक्त कणिकाओं को में पाई जाती है। हमने 6 पार्टों के बारे में डिस्कस किया। अब 7th पार्ट आता हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। मेन पार्ट ऑफ द सेल के कोशिका के मुख्य भागों के अंतर्गत पढ़ा था हमने। अब साथ में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हमारे अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका शोषण केंद्र है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जिस प्रकार बिजली का पावर हाउस होता है, उसी प्रकार यह हमारे शरीर का पावर हाउस है, क्योंकि यहाँ पर सभी कोशिकाओं का शोषण केंद्र होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण भी होता है। यह हमारी माइटोकॉन्ड्रिया हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है। इसके अंदर डीएनए के अंदर अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हरितलोक में भी होता है। गोल्गी बॉडी की केमिकल गोल्गी यातायात प्रबंधक का कार्य भी करता है, जो शर्करा और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी करता है। गोल्गी बॉडी में राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन का निर्माण करके गोल्गी प्रोटीन बनाता है। प्लास्टिड हमारा 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड हमारा नंबर 1 हरित प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट है। हरित प्लास्ट जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमारा पादप कोशिकाओं में होता है, जिसके अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है, जो मैग्नीशियम होता है, जिससे क्लोरोप्लास्ट के कारण ही हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर पौधागर प्रभाव करते हैं, जिसे रसोई घर भी कहते हैं पौधे का। इसके अंदर पौधा अपना स्वयं भोजन बनाता है। हरित लवक होता है, हरे रंग का होता है।
नंबर 2 है अवर्णीय लवक, जिसको लुकोप्लास्ट कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा कोई भी वर्ण नहीं होता, रंग नहीं होता, जिसके अंतर्गत हमारा या जमीन के नीचे होता है, जिसे सूर्य प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। वर्णिक लवक, वर्णिक लवक के अंदर, वर्णिक लवक के अंदर हमारा विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं, जिसके अंदर हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग, गाजर का लाल रंग कैरेटिन के कारण होता है। नंबर 10 पे आता है वैसुलस, जिसको रसदानी कहते हैं। यह एक तरल पदार्थ से भरी होती है, जिसमें जंतुओं और पादपों की बड़ी जंतुओं में तो छोटी होती है और पादपों में बड़ी कोशिकाएं होती हैं, वैसुलस। नंबर 11 पे आता है न्यूक्लियस, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं, जो मेन पार्ट होता है हमारे शरीर का केंद्रक। यह हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, ये हमारे जैसे हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की होती है, वैसे ही कोशिकाओं के अंदर हमारा केंद्रक, हमारा न्यूक्लियस मेन पार्ट होता है। जैसे ब्राउन ने इसकी खोज की थी, कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, यह कोशिका का दिमाग इसलिए बोल जाता था क्योंकि जो सारा कंट्रोलिंग पावर हमारे कोशिका का न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा 4 पार्टों में विभाजित होता है। नंबर 1 है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको केंद्रीय कलिकाएं, यह कोशिकाओं के बाहर की तरफ के जालीनुमा जाले की तरह दिखाई देता है, जिसके अंदर केंद्रीय कलिकाएं कहते हैं। न्यूक्लियर प्लाज्म, जिसको केंद्रीय द्रव, यह हमारी कोशिकाओं के केंद्र और केंद्रीय झिल्ली के बीच में जो द्रव होता है, जो तरल पदार्थ होता है, वह केंद्रीय द्रव होता है, जिसके अंदर आरएनए होता है, डीएनए होता है, खनिज लवण होता है, एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 3 पे आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन नाम से ही क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की उत्पत्ति हमारे क्रोमोजोम से ही हुई है, जिसको हमें क्रोमोजोम हमारे मनुष्य के अंदर वैसे तो 46 होते हैं, परंतु 23 जोड़ते, 23वां जोड़ा जो हमारा मेल के अंदर होता है एक्स वाई होता है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स का डिनोट करता है, जो सेक्स को डिनोटेड करता है। इसके अंदर हमारा नंबर 4 न्यूक्लियस, जिसकी खोज फाउंटेन ने की, जो राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण करता है। आरएनए का संश्लेषण डीएनए में हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। सेल डिवीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका हमारा सिद्धांत है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, जिस प्रकार हमारा एक चीज से दो चीजों में टूट के विभाजित होना, उसे विभाजन कहते हैं। जिस प्रकार हर एक चीज का एक चीज का टूट के दो चीजों में विभाजित हो जाती है, उसी प्रकार कोशिका भी विभाजन होता है। मानव शरीर के अंदर 5 × 10⁻³ 12 कोशिकाएं होती हैं। एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेलों की उत्पत्ति होती है। कोशिका विभाजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये माइटोसिस कोशिका विभाजन, जिसको असूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस, जिसको हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। मियोसिस, जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। एमाइटोसिस को बोलते हैं असूत्री विभाजन, जो अविकसित कोशिकाओं के विभाजन से उत्पत्ति होती है, उसे असूत्री विभाजन कहते हैं। जिस प्रकार कवक, प्रोटोजोआ, अमीबा, जिसके अंदर नीलहरित शैवाल, जिसके अंदर उत्पत्ति हमारी 2 डॉटर सेलों की उत्पत्ति होती है। नंबर 2 पर आता है माइटोसिस। माइटोसिस की खोज फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में की थी। इसके अंदर पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेलों की उत्पत्ति है। समसूत्री विभाजन का हमने निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसको हमने निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है इंट्राफेज, जिसको हम विभाजन कहते हैं। नंबर 2 पर आता है प्रोफेज, जिसको पूर्वावस्था कहते हैं। नंबर 3 पर आता है मेटाफेज, जिसको मध्यावस्था कहते हैं। नंबर 4 पर आता है एनाफेज, जिसको पश्चावस्था कहते हैं। नंबर 5 पर आता है टेलोफेज, जिसको अंतराल अवस्था कहते हैं। नंबर 6 पर आता है साइटोकिनेसिस फेज, जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। नंबर 1 पर चलते हैं हम। सबसे इंट्राफेज, जिसको विभाजित कहते हैं, जो पहली स्टेज होती है, जो कोशिका के अंदर से विभाजित होती है। नंबर 1 पर आता है जी फेज, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। जी फेज में आरएनए प्रोटीन बनता है, आरएनए प्रोटीन बनता है। नंबर 2 पर आता है एस फेज, जिसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। नंबर 3 पर आता है G2 फेज, जिसके अंदर डीएनए का संश्लेषण तो रुक जाता है और आरएनए का संश्लेषण आरंभ हो जाता है। नंबर 2 पर आता है प्रोफेज, पूर्वावस्था, जिसके अंदर क्रोमेटिन बनते हैं। क्रोमेटिन बनने के बाद हमारे क्रोमोजोम बनते हैं। मनुष्य के अंदर 23 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। मेटाफेज हमारा मध्य अवस्था, जिसके अंदर स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होता है। नंबर 4 पर आता है एनाफेज, पश्च अवस्था, जो अवस्था हमारी मेटाफेज के बाद की अवस्था होती है, जिसके अंतर्गत पेरेंटल सेल से
डॉटर सेलों में, दो सेलों में डिवाइडिंग होता है। उसके बाद आता है हमारा टिल फेज, जिसके अंतराल अवस्था, जिसके अंदर स्पाइनल फाइबर हमारा जहाँ पर मध्य अवस्था के अंदर उत्पत्ति हुई थी, वह स्पाइनल फोर्ड वहाँ पे नष्ट हो जाता है। कहाँ पर? टिल फेज के अंदर। साइटोकिनेसिस, जिसमें कोशिका द्रव केंद्र के विभाजन के बाद संकुचन के द्वारा कोशिका विभाजन होता है, संकुचन के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। इसके अंतर्गत इसके बाद आता है मियोसिस, जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यह अर्धसूत्री विभाजन का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह विभाजन कोशिकाओं के माध्यम से हमें पेरेंटल कोशिकाओं से डॉटर कोशिकाओं में विभाजन होता है, जिसके अंतर्गत हमारी एक पेरेंटल से हमारे 4 डॉटर सेल उत्पत्ति होती हैं। इसके अंदर क्रोमोसोम की कमी आ जाती है, जिससे आधे हो जाते हैं। इसके अंदर 2 फेज होते हैं, एक तो मियोसिस, एक मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंतर्गत आता है केंद्र का विभाजन, जिसके अंदर हमारे सेल के अंदर हमारा केंद्र होता है, उसके वहां से विभाजन स्टार्ट होता है। मियोसिस 2 के अंतर्गत हमारा जो कोशिका केंद्र द्रव या केंद्र की झिल्ली व केंद्र के बीच में जो द्रव होता है ना, वहां से विभाजन शुरू हो जाता है। मियोसिस 2 के अंदर हमने आज सेल डिवीजन के में इन टॉपिकों के बारे में डिस्कशन किया है।